इस टॉपिक पर इतना पूरा विस्तृत रूप से विवरण नहीं मिलता है। इस वजह से हम इस टॉपिक को केवल जो मुख्य मुख्य तथ्य है उसके ऊपर ही विचार करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। तो महाजनपद कालीन स्थिति के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपको इस बात का पता है कि महाजनपद काल का अस्तित्व भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व के बीच बीच का जो कालक्रम है उसे महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद बात की जाए तो सबसे पहले इस महाजनपद का जो कंसेप्ट शुरू होता है वो होता है ऋग्वैदिक काल में। अब ये महाजनपद का अस्तित्व तो बहुत बात की बात है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जिस इकाई का सबसे पहले निर्माण होता है वो होता है जन। और जन का जो विलय होगा, एक दो जन आपस में मिलकर के उत्तर वैदिक काल में ये क्या बनेंगे, जनपद। यानी कि ऋग्वैदिक काल का जन उत्तर वैदिक काल में क्या बनेगा, जनपद बनेगा। और जनपद उत्तर वैदिक काल के बाद यानी कि 600 ईसा पूर्व तक आते आते ये जनपद इनका विस्तार होकर के ये क्या बन जाएंगे, महाजनपद बन जाएंगे। और महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ यानी कि 16 जो महाजनपद है उनका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, इस बात को ध्यान रखें। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और एक महावग सूत्र इस प्रकार से कोई बौद्ध ग्रंथ उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें ये जो गांधार और कंबोज है उसकी जगह सिवी और दर्शना नामक 2 महाजनपदों का अलग से उल्लेख मिलता है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना। अब बात करते हैं महाजनपद काल में क्या क्या था। और तो समाज पूर्ण कृषक समाज रूप में रूपांतरित हो गया, यानी कि महाजनपद कालीन काल का जो समाज था वो समाज अब किस पे निर्भर हो गया, पूर्णतया कृषि पर निर्भर हो गया। यानी कि समाज का स्वरूप अब कैसा हो गया, कृषक समाज हो गया, इस बात को ध्यान रखें। यानी कि महाजनपद काल का समाज किस रूप में आ गया, कृषक समाज के रूप में आ गया। उसके बाद बात करें अंतर जातीय विवाह इसमें भी प्रचलित है। यानी कि हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में भी अंतर जातीय विवाह प्रचलित है, इस बात को ध्यान रखें। श्रेणी व्यवस्था का अस्तित्व प्रबल रूप में था, जिसके प्रधान को जेटक या ज्येष्ठक कहा जाता था। यानी कि श्रेणी क्या थी, तो श्रेणी महाजनपद काल के आसपास के काल में व्यापार करने वाली स्वायत्त संस्थाएं हुआ करती थी। स्वायत्त संस्था का मतलब होता है कि इस संस्था में राज्य का यानी कि उस समय की जो सरकार थी, राजा थे, उनका कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं होता था, इस बात को ध्यान रखिए, उसे बोलते स्वायत्त संस्था। तो श्रेणी किस संस्था के रूप में स्थित थी, स्वायत्त संस्था के रूप में थी। और ये बैंक के रूप में भी काम करती है। इनकी जो श्रेणियां थी उसमें की श्रेणियों का मतलब है व्यापारियों का समूह है, और ये श्रेणियां बैंक के रूप में भी काम करती थी। यानी ये लोन और लोन पर ब्याज लेने का काम, ब्याज पर पैसे देने का काम और रकम जमा करने का काम, इस प्रकार से ये काम करते थे। यानी कि बैंक के जो कार्य वर्तमान में देखे जाते हैं उनसे मिलते जुलते कार्य ये श्रेणियां भी उस समय करती थी। किसमें, महाजनपद काल की बात करें। और श्रेणी व्यवस्था की मुखिया को, ये श्रेणियों की मुखिया को क्या बोलते थे, जेठक या ज्येष्ठक भी बोला जाता था, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है कि श्रेणियों के मुख्य कितने प्रकार बताए गए हैं, 18। और ये जातक ग्रंथ क्या है, जातक ग्रंथ वो है जिनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती है, उन ग्रंथों को हम क्या बोलते हैं, जातक ग्रंथ। यानी कि जातक ग्रंथ का संबंध किससे होगा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से होगा, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद में श्रेणियां स्वायत्त संस्थाएं थी। ये मैंने बताया स्वायत्त संस्था का मतलब होता है कि इनमें उस समय का जो राज्य था, यानी कि उस समय के जो राजा था उसका कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं होता था, इसको बोलते हैं स्वायत्त संस्था। उसके बाद मार्गदर्शकों ने मोटिवेशन को पैसे के रूप में अपनाया, और मार्गदर्शक एक वर्ग की भांति समाज में विद्यमान थे। अब मोटिवेटर्स, जिस प्रकार आजकल आप यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखते हो मोटिवेटर्स के, ठीक उसी प्रकार महाजनपद काल में भी यूट्यूब तो नहीं था लेकिन मोटिवेटर जरूर हुआ करते थे। यानी कि मार्गदर्शक भी अपना एक वर्ग स्थापित कर चुके थे, लोग मार्गदर्शकों के संपर्क में रहते थे। उसमें भी आज जिस प्रकार से तनाव, डिप्रेशन, इस प्रकार की स्थिति मनुष्य झेलता है, ठीक उसी प्रकार की समस्या उस काल क्रम में भी थी। इस वजह से लोग अपनी सामान्य परेशानियों को लेकर के मोटिवेट होने के लिए लोगों के पास जाते और कुछ लोग उनको मोटिवेट भी करते थे, और ये चीज व्यापक स्तर पर थी। कब, महाजनपद काल में। इस वजह से मोटिवेटर्स का एक समाज में एक बड़ा विशिष्ट स्थान था, इस बात को भी ध्यान रखें।
ये हम भागवत गीता में भी देख सकते हैं। श्री कृष्ण क्या है, विश्व के सबसे बड़े तो मोटिवेटर ये तो है, इस बात को ध्यान रखिए। भृगुकच यानी कि बड़ोच, सुपारक यानी कि सुपारा, ये आज के नाम है। ये बंदरगाह थे और ये कहाँ थे उस समय, गुजरात में, और आज भी कहाँ है, गुजरात में। ताम्र लिपि, ये इसका वर्तमान नाम है तामलुक, और ये कहाँ पड़ता है, बंगाल में। मुख्य बंदरगाह थे काशी, कौशाम्बी, कुशीनगर, कुसुमपुर, जिसको आज क्या बोलते हो आप, पटना, वैशाली, ये मुख्य व्यापारिक नगर थे। चार तो ऐसे नगर जिनका नाम कै से शुरू होता है, काशी, कौशाम्बी, कुशीनगर, कुसुमपुर। काशी, कौशाम्बी, कुशीनगर, कुसुमपुर और वैशाली, ये क्या थे, मुख्य व्यापारिक नगर थे। किस काल की बात करें, महाजनपद काल की बात करें। राजतंत्र व गणतंत्र प्रणालियां विद्यमान थी। राजतंत्र का मतलब जहां राजा का शासन होगा, और गणतंत्र का मतलब कि वहां पर वंशानुगति अधिकार न होकर के वहां एक या तो जनता के द्वारा या जनता की प्रतिनिधियों के द्वारा वहां का अध्यक्ष चुना जाएगा, उसे बोला जाएगा गणतंत्र, या राष्ट्र का मुखिया जो भी है वो चुना जाएगा। तो महाजनपद काल में दोनों प्रकार की प्रणाली विद्यमान थी, राजतंत्र भी विद्यमान था और गणतंत्र भी विद्यमान था। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि राजतंत्र में राजा का शासन होगा, लेकिन राजा स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं होता था। इस बात को ध्यान कि वो प्रजा हित का, लोक कल्याण का बिल्कुल ध्यान रखता था, ये थोड़ा ध्यान रखना। और गणतंत्र में तो राजा के ऊपर कंट्रोल होगा, या फिर राजा उसमें वसानुगत वहां नहीं होगा। बौद्ध साहित्य अनुसार 62, वही जैन साहित्य अनुसार 200 संप्रदाय अस्तित्व में थे। यानी कि महाजनपद काल की बात करें तो लगभग बौद्ध साहित्य कितने संप्रदायों के अस्तित्व का उल्लेख करता है, तो 62, यानी कि बौद्ध साहित्य के अनुसार महाजनपद काल में, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में 62 संप्रदाय, मत, पंथ अस्तित्व में थे। और जैन साहित्य के अनुसार कितने थे, 200 संप्रदाय या 200 मत या पंथ अस्तित्व में थे। ये भारत की विविधता आज की नहीं है, भारत की विविधता सदियों से है, युगांतरों से, युगों से, इस बात को ध्यान रखिए। और भारत किसी एक क्रिया का परिणाम नहीं है, भारत हमेशा से अनवरत चलने वाली क्रियाओं का परिणाम। और भारत के नियम मैंने भी कहा था कि धर्म पर टिकी हुई है। यहाँ ये साफ दिख रही है कि उस समय 62 संप्रदाय थे, लेकिन जैन कितने बताते हैं, 200। इनमें से भी मुख्य 6-7 तो थे ही थे जिनका समाज में पूरा प्रभाव था, इस बात को भी ध्यान रखें, जिनमें बौद्ध और जैन 2 मुख्य थे। तो ये महाजनपद कालीन स्थिति की हम बात करते हैं। और अगला जो वीडियो होगा, अगली जो चर्चा होगी वो हमारी ये रहेगी कि 16 महाजनपदों में से मुख्य महाजनपद कौन से थे और उनसे संबंधित मुख्य तथ्य क्या थे, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ दृष्टि और डाले, मैंने कल बताया था कि मगध महाजनपद के किस शासक को आधुनिक इतिहासकार उग्रवादी के नाम से पुकारते हैं, ये ध्यान रखना। तो किसको पुकारते, अजात शत्रु को पुकारते, इस बात को ध्यान रखें। तो ये कुछ जानकारी थी। इसके अलावा आप हमेशा ये ध्यान रखें कि भारत के इतिहास में चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, एसएमएससी, जो भी परीक्षा, जितनी भी परीक्षा होती है, उन सब में इतिहास का क्रम यही रहता है कि सबसे पहले तो आपसे सिंधु घाटी सभ्यता या उससे पहले की बात की जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की, और उसके बाद वैदिक सभ्यता की, उसके बाद आपको महाजनपद काल, और उसके बाद बौद्ध, और उसके बाद जैन, उसके बाद मौर्य, यानी कि मगध महाजनपद आएगा। मगध महाजनपद में हर्यक आएगा, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद कणव। इस प्रकार से वंश परंपरा चलती रहेगी। बाद में जब ये छोटे मोटे वंश बीच में आएंगे तो उसके बाद भारत की भूमि पर एक बहुत बड़े वंश की स्थापना होगी, जिसका नाम क्या होगा, गुप्त राजवंश। और ये गुप्त राजवंश मौर्य की भांति भारत को एक बार फिर राजनीतिक एकीकरण के सूत्र में बांध देगा, जिसे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने क्या कहा है, भारत का स्वर्ण काल भी कहा, इस बात को ध्यान रखें। और अधिकांश विद्वान इसे पिराकलिस युग या स्वर्ण काल के नाम से ही पुकारते हैं भारत के गुप्त वंश को, इस बात को ध्यान रखें।